अभी हमारे पास एक टॉपिक है जिससे कि हमको रिएक्शंस के मैकेनिज्म में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हमारा काम है, हम समझेंगे कि प्लस रिएक्शंस में क्या होता है कि प्लस चार्ज बनता है, उसको रीअरेंज कराते हैं इधर से उधर इधर से उधर, तो कि स्टेबिलिटी बनाई रहे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, बहुत काम आएंगी, सारे टाइम आएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम। सबसे पहले हम जानेंगे कि है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि ना एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, डबल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को भी, इसको एल्कीन कहते हैं, इसको एल्काइन कहते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। इनके इनके साइड वाला जो कार्बन एटम होता है ना, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके भी साइड में जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें पता रहनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे प्लस है CH2, प्लस है CH3। हाँ, अगर ये लिखा है ना तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये इसका अल्फा कार्बन है। क्यों? प्लस से नेक्स्ट वाला कार्बन प्लस होता, अगर यहाँ माइनस होता, प्लस की जगह माइनस होता, तो हालांकि ये वाला अल्फा कार्बन होता। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 ये होता। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इस पूरे में कंसनट्रेटेड है, ये पूरे में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के ये डबल बॉन्ड को कम यूँ सोचना कि डबल बॉन्ड ये पूरा है, इन दोनों को मिला के, तो इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो इसका अल्फा होगा। और अगर इसके ऊपर यहाँ CH2 होता, इसके ऊपर एक CH3 और लगा होता, तो ये बीटा कार्बन होता। इससे एक कदम और आगे जाते, यहाँ भी CH2 होता, यहाँ एक और कार्बन होता, तो वो गामा कार्बन होता, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। वैसे हम अल्फा बीटा ही देखते हैं हमेशा। ये चीज़ क्लियर हुई। अल्फा कार्बन कौन सा है? अभी जैसे कि ये एक एल्कीन है, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, इसका क्या है, इसमें अल्फा कार्बन कौन सा होगा? तो डबल बॉन्ड ये है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या मैं इसको बोल दूँ अल्फा होगा? ये फर्स्ट नंबर देखना है, ये डबल बॉन्ड है, इसके इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, तो क्या मैं इसको बोल दूँ अल्फा कार्बन? क्या मैं इसको बीटा बोलूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमें अल्फा पे भी जो अटैच्ड होगा ना दूसरा कार्बन, उसको बीटा बोलते हैं, इसको अल्फा ही बोलेंगे, क्योंकि ये भी फर्स्ट पोजीशन पे है। डबल बॉन्ड के फर्स्ट पोजीशन वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड के फर्स्ट पोजीशन वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं। इसके भी नेक्स्ट में अगर कोई कार्बन होता इन केस, तो बीटा कहलाया जाता, और इसके भी नेक्स्ट में होता तो बीटा कहलाया जाता, ठीक है। अभी समझ आया? ये सिमेट्रिकल हैं, इसलिए अल्फा अल्फा हो गए दोनों सेम। ये प्लस है, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये प्लस है, इसके पास दो कार्बन है इसके नेक्स्ट में, इसके इस तरफ उस तरफ तो कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पर एक कार्बन इसके नेक्स्ट में यहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन पे एक यहाँ पर है, तो इस प्लस के ये वाले अल्फा होंगे, ये वाला अल्फा होगा। फंक्शनल ग्रुप होता कोई, जैसे CHO पता है एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड OH ये होता है एल्डिहाइड। CHO CH2 CH3 ये एक हमारे पास वो होता है ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। इसको देख लो, इसके नेक्स्ट वाला अल्फा होगा, इसके नेक्स्ट वाला अल्फा पे अटैच्ड बीटा होगा। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई अल्फा बीटा की। अभी हम इसी वीडियो में देखते हैं कि है ना हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। सबसे पहली बात, हाइपर कॉन्जुगेशन एक वो इफ़ेक्ट होता है जैसे कि प्लस चार्ज अगर किसी कार्बन पे, तो वो क्या डिनोट करता है, ये सबसे पहले हमें नोटिस करना पड़ेगा कि प्लस का मतलब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या होता है, प्लस शोज़ वैकेंट ऑर्बिटल। अगर यहाँ पर CH2 लिखा है और यहाँ CH3 लिखा है, इसके ऊपर प्लस है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर ऐसा रहा होगा। CH3 H तो 3 बना दिए, एक और कार्बन है H2 भी है, 2 H बना दिए, और ये प्लस डिनोट कर रहा था इस वैकेंट ऑर्बिटल को। तो क्या मैंने ये खाली ऑर्बिटल बना दी, खाली p ऑर्बिटल, वैकेंट p को डिनोट किया इसने। अभी एक बात आती है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ना यहाँ पर सब सिग्मा बॉन्ड है। एक बात बता देता हूँ कि सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ये होता है ना तो होता है पाई बॉन्ड कहलाया जाता है। बट इसके अंदर सॉरी ये सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड कहलाया जाता है, ये कहलाया जाता है डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ, और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब एक जानने की बात है, एक बात याद रखना बस, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही रहेगा हर जगह। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, हमें दिख ही रहा है एक सिग्मा है। इसके अंदर मैंने क्या कहा, हर एक में एक ही सिग्मा होगा, इसमें एक सिग्मा है, एक सिग्मा तो फिक्स्ड है, तो बचा कितना, एक बचा, और वो क्या होगा, पाई होगा। 1 सिग्मा 1 पाई, ऐसे नहीं, सिग्मा को ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या है, एक सिग्मा तो होगा ही होगा, उसके बाद बच गए जो कितने, वो सारे पाई, तो इसमें 2 बच गए, तो 2 पाई कह देंगे, ये होता है सिग्मा पाई, ठीक है। अब क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही बॉन्ड वाला है, तो इसके पास सिग्मा पाई है, सिग्मा पाई नहीं, सिग्मा है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी इसके सिग्मा होंगे। तो हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन उठा के ना, एक इलेक्ट्रॉन उठा के
अभी दूसरी लाइन को हटा देना माइंड से, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ डाल दिया वैकेंट वाली जगह में, और इसका बॉन्ड फिर टूट जाएगा हाइड्रोजन का। क्या बनेगा फिर ये स्ट्रक्चर? कुछ ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन का तो एक प्लस बन जाएगा अलग से अकेला, और सी एच एच, दो एच तो कनेक्टेड रहेंगे, बट ये एक एटम, एक सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इस वैकेंट में चला गया, और अब ये वैकेंट नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं वैकेंट था, हमने वैकेंट हटा दिया, कार्बन के ऊपर से प्लस हटा दिया, तो ये कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी अटेन हो गई। यही केस, सेम टू सेम केस, इस एच को वहीं की वहीं छोड़ा, इस एच के इलेक्ट्रॉन को उठा के अगर मैं इसमें डाल दूँ तो क्या सेम ही केस बनेगा? बस इतना फ़र्क आएगा कि यहाँ वाला प्लस, यहाँ वाला एच का प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर सिग वैकेंट में एक इलेक्ट्रॉन गया, तो ये स्टेबिलिटी तो बढ़ी ही बढ़ी। क्या यही सेम केस में यहाँ थर्ड इससे कर सकता हूँ? ये तीसरा हाइड्रोजन भी जाके उसको दे सकता है वैकेंट में इलेक्ट्रॉन, तो ये थर्ड केस ऐसा बनेगा, इसमें यहाँ प्लस आ जाएगा बस, और वो दो हाइड्रोजन एज इट इज़ रहेंगे, यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन एज इट इज़ रहते। तो यही होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। सेम ये जो प्रोसेस है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना, शिफ्ट हो रहे हैं, एक्चुअली तो शिफ्ट हो रहे हैं, वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या इस कार्बन में जिसमें प्लस था और इसके हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड था? बिल्कुल नहीं। ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है यहाँ पर जो दिख रहा है हमको, कार्बन, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ये तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे, तो हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या मोस्ट सूटेबल वर्ड यहाँ पर होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, हाइपर PER कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, इनको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू वैकेंट p ऑर्बिटल टू, ये शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू वैकेंट p, क्या हुए? सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए वैकेंट p में टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये शिफ्ट हुए हैं, दैट इज़ नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। एक्चुअली में तो ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, कभी भी ये रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, हमने बस बना रखा है अपने मन में। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत शॉर्ट में फिनिश करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। क्या अभी इतना क्लियर हुआ होगा कि अल्फ़ा पोजीशन पे जो भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन थे, वो जितनी बार ट्रांसफ़र हुए उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड, हाइपर कॉन्जुगेशन डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड को। ठीक है, अब क्या होता है? अल्फ़ा हाइड्रोजन, पहले तो ये जानना पड़ेगा, प्लस है, माइनस है, प्लस है, एल्कीन है, एल्केन है, फंक्शनल ग्रुप है, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को ही अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। इस कार्बन पे, अल्फ़ा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये तीनों अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। ये बात याद रखना, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। अभी तक हमने इसमें इतना पार्ट देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, CH3 और C वाले में, तो क्या है कि 3 हाइड्रोजन ने, एक बार एक ने स्ट्रक्चर बनाया, एक बार एक हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन देके स्ट्रक्चर बनाया, एक बार एक ने, तो क्या 3 स्ट्रक्चर बने थे? अब मैं अगर 6 हाइड्रोजन बढ़ा दूंगा, क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा 3 बार ये कर दिया इस ऊपर वाले ने हाइड्रोजन्स ने, फिर एक एक करके 3 बार ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये 3 बार हमने और ऐड कर दिया हाइड्रोजन, तो 3 मोर स्ट्रक्चर्स हमको मिलेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव। तो क्या टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हमको मिल जाएंगे, हाँ या ना? जैसे कि इसमें अभी 3 हाइड्रोजन ही थे, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिले, एक एक बार सबने इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या अब यहाँ पर 9 अल्फ़ा एच हैं, तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा? तो जैसे ही अल्फ़ा हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जाता है, और देयरफॉर स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अभी हम इसमें डिटरमाइन करेंगे कितने अल्फ़ा एच हैं। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचना कि कितने अल्फ़ा एच हैं, और वैसे भी मैं 5 सेकंड्स का टाइम दे देता हूँ, तुम सोचो कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने कह सकते हैं। अभी हम बताते हैं कि इसके साथ ये अल्फ़ा कार्बन है, क्योंकि प्लस के साइड वाला, प्लस के फर्स्ट पोजीशन पे ये अल्फ़ा है, प्लस के फर्स्ट पोजीशन पे ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, इसके साथ ये भी अल्फ़ा है। अभी देखते हैं, इसमें तो 3 हाइड्रोजन हुए, 3 हाइड्रोजन हुए, 3 हाइड्रोजन हुए, अल्फ़ा के टोटल 9 हाइड्रोजन हो गए, तो क्या मैं यहाँ लिख दूँ 9 अल्फ़ा एच? यहाँ पर 3 अल्फ़ा एच, 3 अल्फ़ा एच, क्या मैं ये लिख दूँ 6 अल्फ़ा एच? यहाँ पर कितने हुए? 3 अल्फ़ा एच, क्या मैं यहाँ लिख दूँ 3 अल्फ़ा एच? बट ये क्वेश्चन देखने लायक है, इसके पास अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, और अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, तो इसके 0 अल्फ़ा एच लिखे जाएंगे। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पहले अल्फ़ा एच तो मिले, अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब क्या ये समझ आया? अगर क्लास में टीचर तुम्हें पढ़ाता है कि इस प्लस के कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है,
तो तुम्हें कितने अल्फ़ा एच हैं, इसके अल्फ़ा एच, अल्फ़ा कार्बन तो ये रहा, 2 बॉन्ड बना रखे, कार्बन 4 बना सकता है, तो जाहिर सी बात है 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाए होंगे साथ, हाइड्रोजन के साथ 2 अल्फ़ा एच है इस जगह पर। और इन सर ये भी बोलते हैं ये रीअरेंज होकर यहाँ आ जाएगा, ये प्लस उधर उठ के बीच में आ जाएगा। बीच में आने का क्या मतलब है, बीच में जैसे ही आया इसके पास यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए, और अल्फ़ा अल्फ़ा पोजीशन पे हैं, तो 6 अल्फ़ा एच हो गए। क्या हमने यही बात देखी अभी, अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़े तो हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ गया, और हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन भी यही क्लियर हो गया कि प्लस यहाँ पर था तो 2 हाइड्रोजन मिल रहे थे, हमने इसको रीअरेंज कराकर बीच में लाए तो 6 अल्फ़ा एच मिलने लगे, और 6 अल्फ़ा एच मिले तो देयरफॉर स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, इसलिए हम इस प्लस को शिफ्ट करा देते हैं जिधर मोर अल्फ़ा एच मिल रहे होते हैं। मेरी तरफ से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि समझ आ जाए, ऐसा ही होता है, स्टेबिलिटी के लिए करते हैं ये चीज़ें, सभी चीज़ कार्बोकेटाइन की रिंग एक्सपेंशन एटसेट्रा एटसेट्रा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, पूरा ही कंसेप्ट इस पे बेस्ड है कि जहाँ जिधर ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और स्टेबिलिटी मैंने बता दिया कि किधर डिपेंड करिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन पे। अभी रिएक्शंस में इतनी जगह चीज़ें आएंगी, प्लस बनेगा, प्लस को शिफ्ट कराएंगे, तब तुम्हें ये डाउट ना रहे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए एक सेपरेटली हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक काव, काव के बच्चे को क्या बोलते हैं, CALF, काफ, पढ़ने में तो काफ आता है। तो अब हमारे पास ये हेल्प करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल, हाइपर कॉन्जुगेशन किस में पॉसिबल होता है। अब तुम्हारे मन में आएगा माइनस है, माइनस कार्बन का किसी के साथ एच वेच जुड़ रखे हो तो, और ये CH2 या CH3, तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन तो भले ही है, बट यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कभी नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 3 केसेस में होता है, ये 3 केसेस हमेशा याद रखने हैं, ये तो भूलने भी नहीं चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन कभी भी माइनस में नहीं लगता, ये बात याद रखना। इसका नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कहलाया जाएगा, वो बिल्कुल बात सही है, इससे नेक्स्ट वाला बीटा कहलाया जाएगा, बिल्कुल बात सही है, बट यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। काफ का मतलब है CAF, काफ का मतलब है C से कार्बोकैटाइन्स, कार्बोकैटाइन होता है कार्बन पे प्लस, कैटाइन, प्लस का मतलब कैटाइन होता है। कार्बोकैटाइन्स में ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, एल्कीन में ये होता है, डबल बॉन्ड वाला होता है ना जो एल्कीन है, उसमें ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्कीन में होता है, और फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो हमारे पास 3 ही केस बनते हैं, एक तो कार्बोकैटाइन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, एल्कीन्स में होगा, और फ्री रेडिकल्स में। एक बार ये जरा देख कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा। पहली बात तो 3 ही केस हैं, कार्बोकैटाइन देख, कोई प्लस है नहीं है, तो कार्बोकैटाइन तो कैंसिल हो गया। एल्कीन है, एल्कीन डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, नहीं होगा। फ्री रेडिकल है डॉट, तो कहीं नहीं होगा, तो ये तीनों केस कैंसिल हो गए। ये तो क्या है, एल्कोहल है, ये एल्कोहल, मैंने क्या कहा था, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला अल्फा कहलाता है, प्लस के साइड वाला अल्फा कहलाता है, माइनस के साइड वाला अल्फा कहलाता है। ये क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा तो कहलाया जाएगा, बट यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये प्लस है, यहाँ पर कार्बोकैटाइन की कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और कितना हाइपर कॉन्जुगेशन, कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 3, क्योंकि 3 अल्फा एच है, अल्फा एच इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आते हैं OH, OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको अल्कोहल कहते हैं, ये एल्डिहाइड है, LDHOID, CH को एल्डिहाइड बोलते हैं, ये होता है अल्कोहल, OH ग्रुप लग रखा है। तो क्या यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, नहीं होगा, ये अल्कोहल है और नहीं होगा। और ये डबल बॉन्ड मिल गया, यहाँ पर ये पता चल गया हमें एल्कीन है, एल्कीन, एल्काइन में भी नहीं होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड प्लस और फ्री रेडिकल डॉट में, इसमें होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड है, अब ये बात जानने की है कि इसके अल्फा एच कितने हैं। डबल बॉन्ड है, इसके इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, मैंने क्या कहते हैं, पूरा डबल बॉन्ड के सेक्शन में आता है। इसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा और 3 एच हैं, तो अल्फा एच कितने हो गए, 3, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। और डॉट, फ्री रेडिकल मिल गया, फ्री रेडिकल के भी साइड वाला अल्फा, और अल्फा, हाँ, फ्री रेडिकल को भी साइड वाला अल्फा होगा, और इसके भी 3 अल्फा एच होंगे, और ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की सब समझाने की ठीक से, शायद आया भी होगा, एक बार बता देना कि आया है नहीं आया है। फिर अभी हम थोड़ी बात करते हैं, और इस थोड़ी सी बेसिक्स और जानने पड़ेंगे ताकि हमको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ आ जाए। पता है अभी हमारे पास एक टॉपिक और आता है कि है ना, हमारे मन में डाउट रहता है यूजुअली कि है ना, हम भी किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। बहुत केसेस में क्या होता है कि वहाँ प्लस कर देते हैं, वहाँ माइनस हो जाता है। अभी जैसे हमने इस लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप तो लीव करते हैं कंपाउंड को, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा अपने आप,
यहाँ प्लस आ गया माइनस आ गया, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा? ये शायद मन में डाउट तुम्हारे भी रहता हो। एक बार मैं ज़रा इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि है ना, कार्बन और एक्स का बॉन्ड है, ये बात तो हमें पता है। एक्स में बता देता हूँ, एक्स यूजुअली केमिस्ट्री में हम डिनोट करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चार हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स हो गया, जैसे कि और कुछ हो गया, तो जैसे ही है ना, क्या है कि यूजुअली क्या है टेंडेंसी, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन्स की, मतलब पीरियोडिक टेबल में उस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कम से कम कार्बन से तो ज़्यादा होती है। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे कार्बन इस तरह जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इतना तो साफ है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्या वो उसको खींच रहा होगा? ये बॉन्ड जब बन रखा था ना सी एक्स का बॉन्ड, तो ऑलरेडी यहाँ डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस होता है, ये बता चुका हूँ, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड बनने के बावजूद भी प्लस और माइनस पार्शियल वाले रहते, कंप्लीट प्लस माइनस नहीं बनता, पार्शियल रहते हैं। तो है ना, ये जो जैसे ये ब्रेक होगा ना, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस को ज़्यादा लेके स्टेबल है, और ये तो स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे। यहाँ पर इसमें टेंडेंसी है मतलब कि माइनस को ज़्यादा रखने की। जैसे लिखा है कि ओ एच बॉन्ड है, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो ये तो पता है ओ नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर है, तो इसके ऊपर टेंडेंसी माइनस को रखने की होगी और एच प्लस बन जाएगा। तो ये बात याद रखना, जिसके पास ज़्यादा नेगेटिविटी, मोर टेंडेंसी टू होल्ड माइनस, दैट विल बी गिवन द नेगेटिव चार्ज। अभी हमारे पास एक बात आती है, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है? LEAVING, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन लिविंग ग्रुप। अब एक बात सोचने वाली बात है, क्या अगर जैसे मैंने इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से डिटैच कराया, तो यहाँ पर अगर है ना अनस्टेबल बन गया, यहाँ पर भी बहुत अनस्टेबल बन गया, क्या ये कभी भी लीव करता? कभी नहीं। अगर हमने ये ब्रेक कराया, भले ही यहाँ प्लस माइनस आए हैं, तो किस किस पे डिपेंड करनी चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन होनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ा तो स्टेबल होना चाहिए। क्या पता यहाँ पर एक, जैसे ये है, ये जगह है, यहाँ पर प्लस आया था, क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि इस प्लस को यहाँ रीअरेंज करा देना चाहिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो इसको सिर्फ एक अल्फा एच मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन, इस कार्बन की 3 बॉन्ड बनी हुई, तो एक ही हाइड्रोजन बच रहा होगा, एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा इसको। बट ये यहाँ आ गया तो इसको 3 3 6 7 8 9 मिलेंगे, और 9 अल्फा एच मतलब मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब मोर स्टेबिलिटी। तो क्या इसको यहाँ ले आना चाहिए? ले आए। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसको यहाँ शिफ्ट करा दिया ना, अब ये ठीक है। अब लिविंग ग्रुप लीव होने के बाद ये कंडीशन बनने वाली सेटिस्फाई करेगी, और लिविंग ग्रुप पे भी नेगेटिव स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लीव करने वाला ग्रुप के ऊपर नेगेटिव है बट वो बहुत अनस्टेबल है, हालांकि इसमें नहीं होता, सीएल में मैं बता रहा हूँ बस। कुछ अच्छे गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम एक बार। सबसे पहला OAS, OAS नहीं, OAC, इसको बोलते हैं एसीटेट। सबको बनाना बता देता हूँ। एसीटेट, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो याद करना ही पड़ेगा। सेकंड केस आता है हमारे पास OMS। एक बात याद रखना, अभी के बाद जितने लिविंग ग्रुप बताऊंगा सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। उससे पहले हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा आगे वाला स्ट्रक्चर सबके लिए सेम बनेगा? क्या, सबसे पहले O नेगेटिव तो बनाना ही बनाना है। फिर S आता है सल्फ़र। एक बार माइंड में सोच कि ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, 11 12 13 14 15 16, 16th एटॉमिक नंबर है। वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। सल्फ़र के 2 बॉन्ड यहाँ पर, 2 बॉन्ड यहाँ पर, 4 हुए। फिफ्थ, अभी सिक्स्थ यहाँ बन जाएगा। क्या अब इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी? अगर यहाँ मैंने कुछ और लगा दिया तो ठीक है। इतना पार्ट अब याद रखना, जिस भी कंपाउंड में O और S आ जाए, इतना पार्ट तो पहले ही बना लेना। अब M क्या डिनोट करता है? मिथाइल, तो यहाँ बस CH3 लगा देना। ये बन गया हमारा OMS, और इसको बोलते हैं मिसाइलेट, MESIY, मिसाइलेट। स्पेलिंग शायद एरर हो सकता है, पता नहीं। थर्ड, अभी हमारे पास आता है एक थर्ड OTF। इसमें बेस बात यह है कि स्ट्रक्चर तो OS वाला बनेगा, बट इसमें मेंशन नहीं होता, तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा।
एस डबल बॉन्ड ओ टी एफ। टी एफ का मतलब होता है ट्रिफ्लेट, ट्रिफ्लेट। और एफ से क्या होता है हमारे पास एटम फ्लोरीन, तो यहाँ पर ना CF3 लगता है, 3F। फोर्थ होता है हमारे पास OTS। OS मिल गया तो पहले हमारा सबसे पहले काम क्या है, इसको ऐसे बनाने का, S डबल बॉन्ड ओ। अब क्या होता है, टी से होता है टाउलिन। टाउलिन पता क्या होता है, टाउलिन ये होता है, मैं बता देता हूँ कि बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन होता है, इसके ऊपर CH3 लगा देते हैं तो ये टाउलिन बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा CH3 ऐड कर देना है, ये हमारा OTS हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, पता नहीं फिफ्थ हुआ ONS, इसको उसको टोसाइलेट बोलते हैं, TOSYLET, पीछे वाले को OTS को, ठीक है। अब हमारे पास ONS है, N से होता है नाइट्रो, नाइट्रो मतलब NO2। यहाँ पर हमने S बनाया, OS दिख गया कंपाउंड के नाम में, तो इतना तो पार्ट बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद नाइट्रो बनाएंगे, नाइट्रो बनता है बेंजीन पे, बेंजीन बनाया, अब इस पर NO2 जोड़ दो, इसको बोलते हैं नोसाइलेट, नोसाइलेट। सबके नाम में आई वाइल और लेट बोलते हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा। OBS बस लास्ट है, O बनाया, S तक का तो सेम बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें बस बेंजीन के ऊपर Br ऐड कर देंगे, B से Br। ये हमारे सारे गुड लिविंग ग्रुप्स हो गए, ये अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं। बट जो इसमें OTF होता है ना, CF3 वाला, जिसमें CF3 हमने इधर ऐड करा है, ये होता है सुपर लिविंग ग्रुप। अभी ये कुछ कंटेंट बताया है जो कि इम्पोर्टेंट है, अभी याद करके आना है। अभी आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस के बारे में।